अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, रोशनी के इस सफ़र में अब सिर्फ बल्ब नहीं जलेंगे, शनाख्तें भी परखी जाएंगी। पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए हुकूमत ने एक नया दरवाज़ा खोला है, जहां बिजली के बिल पर छपा एक छोटा सा QR कोड अब रिलीफ की कुंजी बनने जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि इमदाद अब इन्हीं घरों तक पहुंचेगी जहां वाकई जरूरत की खामोशी बसी है। दूसरी तरफ बिजली तकसीमकार कंपनियों के रास्ते भी नए हाथों की तरफ मोड़े जा रहे हैं। फेस्को, गैपको और आइस्को में हिस्से फरोख्त करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उधर हुकूमत ये दावा करती नजर आती है कि जून में बिजली के बिल आवाम पर नया बोझ नहीं डालेंगे। क्या ये चिराग आम आदमी के घर को सुकून दे पाएगा या कागजों की नई उलझनें जन्म लेंगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सियासत के रास्तों पर इस वक्त कदम कदम पर बेचैनी की चाप सुनाई देती है। कहीं एहतजाज की सदाएं बुलंद होती हैं, कहीं जेल के दरवाजों पर नजरें जमी हुई हैं और कहीं अपनी ही सफों में इख्तिलाफ की सरगोशियां गर्दिश कर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान ने जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। अपोजिशन जमातें महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती फैसलों को अवाम के जख्म करार दे रही हैं। अडियाला जेल आज फिर खबरों के मरकज में है, जहां मुलाकातों की फहरिस्तें, कारकुनान की आमद और सियासी इशारे एक नई कहानी लिख रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों की तकसीम ने अपने ही साथियों के दिलों में फासले बढ़ा दिए हैं। क्या सियासत मुफाहमत की राह पकड़ेगी या कशीदगी की ये लहर मजीद ऊंची होती दिखाई देगी? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे खलीज के पानी इस वक्त खामोश जरूर हैं, मगर उनके अंदर बेशुमार सवाल तैर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला चंद रोज के लिए रोक दिया है और इसके फैसले के पीछे अरब ममालिक की वो आवाज बताई जाती है जो खित्ते को किसी नए हंगामे से बचाना चाहती हो। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकिरात की उम्मीद का चिराग जलाए कहते हैं, तो दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई की तनबीह भी देते नजर आते हैं। उधर ईरान साफ कह रहा है कि दबाव के आगे झुकना उसके मिजाज में नहीं है। रूस भी तेहरान के मौकिफ के साथ खड़ा दिखाई देता है और यूरेनियम अफजूदगी को ईरान का हक करार दे रहा है। क्या यह खिता किसी मुआहदे की तरफ बढ़ेगा या ताकत की कशमकश एक नए इम्तिहान को जन्म देगी? नाजरीन, ये थे हमारे टॉपिक्स। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी इसमें मौजूद हैं, जिनमें तारिक सुमैर साहब हमारा साथ देंगे, सगीर चौधरी साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरदार फैजान और डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। इस वक्त नाजरीन आपको बताते चले कि पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली पर हुकूमती इमदाद कैसे हासिल करेंगे। तरीका जो है वो इस वक्त हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह से मुझसे इतनी मरतबा कांटेक्ट किया, अपने जो बिल्स हैं वो मुझे सेंड किए हैं और मुझे कहा है कि ज़रा किसी एक्सपर्ट से पूछ के तो बताइए कि ये हमारे साथ कोई नई गेम होने जा रही है या हमारे साथ होने क्या जा रहा है। सो इस सब्सिडी को अगर जारी रखना चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन करें और अपनी मालूमात चेक करके फॉर्म को ओके करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी 200 यूनिट वाली सब्सिडी अगले माह से कर दी जाएगी और पहले यूनिट से ही वही रेट लगेगा जो 201 यूनिट वाले को लगता है, और अगर एक बार लग गया तो 6 माह वही लगता रहेगा। जुल्म की इंतहा तो चेक करके कीजिए नाजरीन, हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा और अगले माह से उनका बिल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए तमाम जितने भी लोग जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं, खुद भी ये काम कर लें वक्त रहते और अपने आसपास जितने भी गरीब और गुरबा जो लोग मौजूद हैं उनकी भी मदद करें। अच्छा, इस अमल का जो तरीकाकार है मैं वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। हर उस बिल पर जो 200 से कम इस्तेमाल करता है, 200 यूनिट से कम बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर QR2 कोड होंगे और ऊपर वाले कोड पर जिसकी सब्सिडी का जिक्र होगा उसको अपने टच मोबाइल से स्कैन करें तो वो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर ले जाएगा। वहां आप अपना डेटा जो है वो देखें और तस्दीक करें। तस्दीक करने पर सिम पर कोड आएगा और वो कोड लिखे और वेरीफाई पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं तारिक सुमैर साहब जो ये कर पाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फोन भी है जो टच वाला फोन मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनके पास नेट का पैकेज भी नहीं होगा। मतलब गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है, लोग महंगाई से इतने तंग आ चुके हैं और ऐसे में ये एक नया रिलीफ जो है, क्या ये रिलीफ है, इसे रिलीफ कहेंगे? शुक्रिया काशा, ये बड़ा टेक्निकल इशू है। एक तो ये सिर्फ पंजाब का तस्करा मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आ रहा है। अगर ये बिजली की कंपनियां हैं तो ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं आप। और ये क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है या फेडरल गवर्नमेंट कोई जो सब्सिडी उनकी यूनिट पे है उसको कंटिन्यू करने का तरीकाकार है, इसकी वजाहत अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आई। ये एक बात है कि आप देखें कि गरीब जिनको 100 यूनिट या 200 यूनिट की आप सब्सिडी देते हैं, उनको अगर आपने फ़ायदा पहुंचाना है तो उसके लिए पहले आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, पहले उनको बताएं। अचानक आप बिलों में ये चीज़ शामिल करके
एक वारदात डालना चाहते हैं, कोई तरीका नई वारदात डालना चाहती हैं। आप भी वारदात कह रहे हैं सर? सुने तो सही ना मेरी बात ग्रेट, अच्छी बात है, गलत को गलत कहना चाहिए। गलत जो बात है गलत है ना, नहीं, कि भाई ये बात है कि भाई आप पहले अवेयर तो करें ना पब्लिक को, पता तो चले कि भाई जो ये टच फ़ोन जो है मेरे पास तो है, चले कितने लोगों के पास होगा जो देहातों में रहते हैं, जो बिल्कुल गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जिनको यूनिट बिजली का 100 आता है, 50 आता है। आप उनको ना छेड़ें। अगर आपने छेड़ना है, आप कहते हैं अशराफिया इससे फ़ायदा उठाती है, उसका डाटा मेरी मालूमात के मुताबिक आपको ये QR कोड लाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब आप मीटर अप्लाई करते हैं तो हर कंपनी के पास हर सारिफ का डाटा मौजूद होता है। जब हर महीने का बिल जाता है डाटा मौजूद होता है, तो आप उसको चेक करें और आप ख़त लिखें सबको कि भाई आप ये बताएं, उस तरीके से करें ना। ये आप नया एक रास्ता कौन से जैसे खिताब कर लेते वैसे ही कुछ कर लें। नहीं, खिताब तो वो एक अलग मामला होता है ना, ये मिनिस्ट्री का काम है ना, मिनिस्ट्री पावर का काम है और कंपनियों का काम है। तो पंजाब का मुझे इसको समझ नहीं है कि पंजाब में ही सिर्फ पंजाब में क्यों, सिर्फ पंजाब में क्यों, बाकी सूबों में क्यों नहीं। अगर आपने रिलीफ इसमें कुछ देना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक डाटा मौजूद है ऑलरेडी। मुझे याद है कि जब 2024 में पंजाब में मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुई थी तो बिजली का बहुत ज़्यादा महंगी थी और बड़ा मसला था। उन्होंने 2-3 स्कीमें निकाली थी। एक उन्होंने स्कीम निकाली थी कि बिजली का बिल जो है इतने यूनिट तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया था। फिर IMF का इशू आ गया था बीच में, IMF ने उसको रुकवा दिया था। उन्होंने इसमें कुछ रिलीफ देने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने सोलर जो था वो 3 kVA तक का सोलर और 5 kVA तक वो फ्री देने का ऐलान किया था। वो स्कीम कहाँ गई? अब सोलर की पॉलिसी भी तब्दील कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने। उसका बताना चाहिए कि भाई वो किस हद तक आपने आवाम को उसमें रिलीफ दिया है। इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादती है। देखें, सोलर जो पूरी दुनिया में आपको एक सस्ती बिजली फराहम करने का एक सबसे आसान ज़रिया है और पोल्यूटेड फ्री है। आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं और उसके लिए लाइसेंस की शर्त रख रहे हैं। मतलब नई पॉलिसी सामने आई है। लाइसेंस की शर्त तो जो पुराने लगे हुए उनके लिए ख़त्म हो चुकी हुई है। वो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रपोज हुई थी उसको तब्दील कर दिया था जब बहुत शोर मचा था, और नए के लिए उन्होंने कहा। तो मैं भी कहता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। आपने कहा शोर मचा था तो उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर दिया। ऐसी पॉलिसी सर लाई क्यों जाती है जिन पे शोर जो है वो बाद में स्टार्ट हो जाए? या आवाम के लिए अगर कोई पॉलिसीज आप लेकर आते हैं तो ये तो सोच लिया करें कि उसमें आवाम का भला हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए, आपका पॉइंट सर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आवाम को इस हवाले से पता ही नहीं था। आप सुबह उठते हैं, आपके बिल जब आते हैं, आपके दरवाजे पर जब दस्तक होती है, वो बिल जब आप उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका अगर बिल जो है वो 4000 है तो हुकूमत उस पर आपको 2000 सब्सिडी दे रही है। हालांकि वही बिल उससे पहले आपका 1500 भी आता रहा होगा, 1800 भी आता रहा होगा, लेकिन हुकूमत आपको सब्सिडी दे रही है। सगीर चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आवाम को पता नहीं था सर, इसमें ऐसा है कि QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद अगर ये कोई गरीब का बच्चा नहीं करता है, कोई गरीब नहीं कर रहा है, किसी जो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके पास ये फ़ोन नहीं है, टच वाले फ़ोन नहीं है, या जिनके पास पैकेज नहीं है, वो कैसे कराएंगे? भाई ये आवाम का तो फिर भी बुरा हाल है, गरीब ने तो वैसे ही पिस जाना है। आवाम को कहीं का नहीं छोड़ेगी ये हुकूमत। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आकाशा। मैं थोड़ा सा इस पर अदाद-ओ-शुमार पहले आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़ायद जो है वो बिजली के सार्फिन हैं इस वक्त, और तकरीबन 12 तकसीम कार कंपनियाँ हैं बिजली की, ठीक है, और के इलेक्ट्रिक समेत, चूँकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है तो उस समेत उसमें के इलेक्ट्रिक है, तो 12 तकसीम कार कंपनियाँ हैं। और उसमें जो बिजली सार्फिन का मुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब है। तकरीबन 55 से 60% जो है वो सार्फिन पंजाब के हैं जो बिजली यूज़ करते हैं और रेवेन्यू अपना जो है वो देते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बिल भी पंजाब से, हाँ जी, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो पंजाब में ही होता है। और गैपको, फेस्को, लेस्को और मैपको, ये 4 बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं जो पंजाब को डील करती हैं, जो बिजली के सार्फिन हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जी। देखें, जो 200 यूनिट वाला मामला है ना, वो तो इसी तरह है कि मैंने आपसे उधार पैसे मांगे, तो आपने पैसे अगर मुझे देने हैं तो पहले मुझे ठीक ठाक बेइज्जत करना है कि आप पैसे मांग रहे हैं, तो आप को शर्म नहीं आती? क्यों मांग रहे हैं पैसे? ठीक है, मैं दूंगा पैसे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको चाहिए क्यों, ठीक है। फिर आप अपनी जस्टिफिकेशन देंगे कि मुझे इसलिए चाहिए,
तो उसके बाद आप एक नया सवाल दाग देंगे, ठीक है, उसमें आप मुझे उलझा के तो फिर आप कहीं बड़ी मुश्किल से मुझे वो पैसे जो है वो उधार देंगे, ठीक है। तो ये जो बिजली की सब्सिडी है, ये वही एक तरीका वारदात है कि आपने सब्सिडी के नाम पे लोगों को उलझाया हुआ है। बेसिक जो सब्सिडी है ये होता ही फ्रॉड है, ये कोई सब्सिडी किसी को पहुंचती ही नहीं है। देखिए आपने जो फार्मूला लगाया, तारक सुमैर साहब जिस तरह फरमा रहे थे और ख़ुद इतराफ़ भी कर रहे थे कि लोगों को तो पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। आपने पता नहीं ये किस ज़हीन आदमी ने आपको एक स्लैब बना के दिया कि आप इस तरीके से लोगों को बताएं, लोगों को खुश करने के लिए जो है वो आप एक ये नया तरीका आज़ाद किया उन्होंने और कहा कि इस तरीके को आप जाके लोगों को बताएंगे तो लोग बड़े खुश होंगे। और मुझे ये बताएं कि ये एक घर है उसमें 2 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, और एक घर जो है किसी ने रेंट आउट किया हुआ है तो मीटर तो एक ही बंदे के नाम पे होगा, तो फिर जो सब्सिडी है वो सिर्फ 1 मीटर को मिलेगी। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर दूसरा मीटर है वो भी उसी स्लैब में आ रहा है तो उसको भी देनी चाहिए। ये तो जंगे स्टार्ट हो जानी है। अगर एक बंदे का बिल आ रहा है जी 1500 या 1600, वो आपके जब स्लैब में आ जाता है 200 यूनिट वाली में, और उसके बाद आप कहते हैं जी लो जी हमने आपको सब्सिडी दी है, अब आपका बिल आएगा 2200, ठीक है, 1700 की बजाय 2200 आएगा। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये किस अक्लमंद बंदे ने बैठ के ये सारी चीजें अवाम के लिए बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है, इतनी अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर मैं ये पॉइंट जो अवाम को समझाना चाह रही हूँ। देखें, अगर एक घर में 3 फैमिलीज रहती है तो इस वक्त तो वहां पे जंगे स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसी लड़ाई होगी भाई। एक जो है वो कहेगा मैं सब्सिडी लेना चाह रहा हूँ, दूसरा कहेगा मैं लेना चाह रहा हूँ। इसका क्या सोल्यूशन है हुकूमत के पास? इसका सोल्यूशन यही है कि हुकूमत जो है वो उनको हर बिल में जो है वो एक बंदे को देगी, दूसरे 2 लड़ेंगे आपस में कि जी मुझे क्यों बिल ज़्यादा आया, मैं क्यों ज़्यादा बिल दूं। तो उन हुकूमत को ये पता है कि किसी ने करना तो कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिल में गालियाँ निकालेंगे। सर आप ये क्यों कहते हैं, आप हमेशा क्यों कहते हैं किसी ने क्या कर लेना, क्यों नहीं कर लेना? उसकी वजह है ना, देखिए अपोजिशन जो है वो कुछ कर नहीं रही, जिस पे लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, वो तो बिल्कुल वो अपना पता नहीं कुछ कर रही है, लेकिन वो अपना कुछ सोच रही है, अवाम का कुछ नहीं सोच रही। अपोजिशन पे बहुत ज़्यादा लोगों को एतमाद होता है कि वो हमारे हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी अवान बाला में, और जो अवान के इक़्तिदार है वहाँ पे, ताकि लोगों को जाग गई है। सर ओपोजिशन फकीर चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे आपको इंटरप्ट करने का बिल्कुल मूड नहीं था और मैं चाह रही थी कि आप अवाम को अवेयर करें, लेकिन फैजान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर कहीं आप हमसे जेलस तो नहीं हो रहे, पंजाब से जेलस तो नहीं हो रहे कि इस तरह की सब्सिडीज जो है वो आपके केपी में आपके अवाम को नहीं दी जा रही? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा, बिल्कुल जेलस तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बात इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक टोपी ड्रामा जो है वो मुझे लग रहा है पंजाब की आवाम को एक धोखा दे रहा है। क्योंकि हुकूमत जब भी अगर रिलीफ देती है तो पूरे पाकिस्तान को ये रिलीफ मिलना चाहिए, मतलब सिर्फ पंजाब की हद तक ये रिलीफ, और फिर QR कोड के जरिए जो है वो हर कोई अपनी एंट्री करवाएगा। ये एक मरतबा फिर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को एक टोपी ड्रामा लग रहा है, और अगले महीने से पता भी चल जाएगा कि चलें कुछ लोगों ने ये QR कोड भी मेंशन कर लिया, अपना रिलीफ भी ले लिया, पता चल जाएगा कि कितना 200 रुपए रिलीफ उनको मिला है, 50 रुपए रिलीफ मिला है, कितना उनको रिलीफ जो है वो मिला है। सबसे पहले तो इनको रिलीफ का जो डिफाइन है वो करना चाहिए कि कितने रुपए पर यूनिट जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। एक रिलीफ तो इन्होंने वैसे ही ऑलरेडी दिया हुआ है, पूरे मुल्क में है कि 200 यूनिट से कम किसी ने इस्तेमाल किया तो उसका इतना यूनिट इस्तेमाल हुआ तो उसका इतना बिल आएगा, और 201 यूनिट वाले का फिर इतने चार्जेस जो है वो आएंगे। तो अब ये पंजाब के गवर्नमेंट जो है वो टिकटॉक से निकल के और आवाम को धोखों से निकाल के अमली कोई इकदाम करे तो हमें कुछ पता चलेगा। अमली इकदाम जो है, जैसा कि अभी मेरे ख्याल से तारिक सुमैर साहब ने या आपने कोई बीच में बात भी की थी कि जो सोलर प्लान था गवर्नमेंट का, इस तरीके से जो दीगर प्लान्स थे, इस तरीके के रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट को देने चाहिए। 3 KVA के सोलर प्लांट जो है वो आवाम को देना चाहिए, जिसमें हर गरीब बेनजीर इनकम सपोर्ट की बीच में प्रोग्राम में बात भी हुई कि उनका तमाम डेटा बीच में मौजूद भी है, लेकिन उसमें भी करप्शन के केसेस सामने आए थे कि FIA मुलाजमीन ने भी अपने फैमिलीज का जो डेटा था वो बीच में एंटर किया होता। खैर उससे हट ज्यादातर लोगों को बीच में जो है वो रिलीफ मिल रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। और आयशा आपकी इजाजत से एक बात करना चाहूंगा कि पंजाब में इस वक्त भी पंजाब और दीगर सूबों में करोड़ों बिजली के करोड़ों जो हैं वो यूनिट इस वक्त जो है चोरी हो रहे हैं।
ये अथेंटिक रिपोर्ट है। और वजीर दाखिला इस वक्त के मजबूत तरीन वजीर दाखिला हैं, उन्होंने FIA को बाकायदा स्पेशल टास्क दिया था, FIA ने भी हाथ खड़े कर दिए। मतलब जो करने वाले काम ये है, वो चोरी नहीं कर बिजली रहे। चोरी वाले रोकते नहीं है और ये बिल जो है वो हमसे और आपसे लेते हैं। चले सर, जी फैजान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी फैजान साहब। चौधरी साहब, ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला जो है वो जारी है। चाहे वो आप सिंध को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलूचिस्तान को देखें, पंजाब को देखें, तो ये हर जगह पे हो रहा है। और ज्यादातर जो फैक्ट्री मालिकान हैं वो उनको सोलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए बिजली चोरी की बजाय, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रियों में जो है वो यूनिट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो हुकूमत को उनके लिए भी कोई प्लानिंग जो है वो निकालनी चाहिए और इस तरीके से हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे, ना कि ये टोपी ड्रामे करे और आवाम को जो है वो एक मरतबा फिर बेवकूफ बनाया जाए। तो सही कहा आपने सर। बात वही है कि जब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो सिर्फ ये सब्सिडी जो है वो पंजाब को क्यों दी जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल। अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी सर इस वक्त में। सर आप कहते हैं कि लोग आप पर इत्मीनान करते हैं, PTI का वोट बैंक जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अवाम जो है बानी PTI के नाम पे घरों से बाहर निकल आते हैं, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो सर एक दफा आप भी अवाम के लिए बाहर आ जाए, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अवाम जो है उनको भी आपकी जरूरत है, पूरे पाकिस्तान को तो जरूरत है ही है, लेकिन इस वक्त जो सब्सिडी मिल रही है वो पंजाब के अवाम को मिल रही है और बहुत बुरा होने जा रहा है उनके साथ। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अवाम के लिए हम भी निकले और अवाम हमारे लिए भी निकली है, लेकिन ये जो जिनको लाकर फार्म 47 को बैठाया गया हमारे सिरों पर, ये बड़े पुराने अवामी नुमाइंदे थे और लोगों जिन्होंने बिठाया था उनकी सोची कि शायद आवाम को कोई रिलीफ दे सके, ये बुरी काम हो गया। देखिए, मैंने आप बार बार ये सवाल करती है, हर शो के अंदर आपका यही सवाल होता है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जो फस्तायत 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, हम हर दफा बात करते हैं अवाम की, हम हमेशा जो हमारे साथ सलूक होता है और आपने देख लिया कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ, हमारी गाड़ियां। अवाम तो तब निकलेगी जब अवाम को मौका देंगे उनका जमहूरी जो राइट है वो प्रैक्टिस करने का। और अवाम को तो मुझे ये बताएं, जहाँ पर फस्तायत हो, ये माहौल हो कि जहाँ पर एक शख्स अपने घर से बाहर निकलने की उसको इजाजत ना हो कि सर पे गोली मार दी जाए, तो वहां पर अवाम क्या निकलेगी? देखिए, अवाम ने अपना भरपूर मैंडेट इस्तेमाल किया, अवाम ने आपको आपको वोट दिया, 180 सीटें अवाम ने हमें जितवाई, लेकिन फॉर्म 47 की जिन लोगों को लाया गया, मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को लाया गया और बिठाया गया, जो लाने वाले थे, बिठाने वाले थे, क्या इनसे वो सवाल नहीं पूछते कि यार इस पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? इमरान खान की हुकूमत में आप भी सवाल पूछ लेना सर। एक 17 रुपए का यूनिट था बिजली का और आज वो यूनिट 50 रुपए का हो गया। 150 रुपए का लीटर पेट्रोल, 50 रुपए नहीं है इस वक्त, 34 रुपए यूनिट है सर। 50 क्या करते हैं 34 रुपए जो ऊपर आपने टैक्सेस लगाए हैं, एक टैक्स और फिर दूसरा नहीं जी, टैक्स किधर लगे हैं? जरूरी टैक्स सिर्फ 17 तो टैक्स है, मेरे ख्याल 13 से 17 तकरीबन टैक्स है जी, ज्यादा टैक्स है कोई? ये 50 से भी ऊपर पड़ता है और मैं बैरियर टाउन के अंदर रहता हूँ, मुझे 65 रुपए का यूनिट मिलता है। ठीक है सर। अच्छा, बात सर ये है कि अगर आप इन लोगों को लेकर आए हैं, ये जो फेलियर आप लेकर आए, आखिर इमरान खान के दौर में भी $120 बैरल का पेट्रोल लिया जाता था और 150 रुपए का बेचा जाता था, डॉलर 170 रुपए का था, आज 284 रुपए का, यूनिट 17 रुपए का था, आज 65 रुपए का है। तो आखिर इस अवाम ने कसूर क्या कर लिया कि आप उस वक्त जो अवाम थी वो इस बावजूद इसके कि दुनिया में तेल के रेट्स हाई थे, दुनिया में मतलब उस वक्त महंगाई ऊपर जा रही थी, अमेरिका जैसे मुल्क में लोग चीखे मारे थे, और पाकिस्तान में जो 3.5 साल की हुकूमत थी जिसमें कोरोना था और पाकिस्तान की आवाम है इंतहाई कम रेट्स पर बिजली, पेट्रोल और गैस ले रही थी। आज ये जो तजर्बाकार आए हैं 1947 से लेकर 14 अगस्त 1947 से लेकर 2022 अप्रैल तक पाकिस्तान के कर्जे थे तो टोटल 43,000 अरब रुपए और आज 1 लाख अरब रुपया हो चुका। तो मेरा सवाल उन लाने वालों से और तारिक सुमैर जो हमारे भाई बैठे हैं जो हमेशा उनकी तस्बीह जपते हैं, इनसे पूछने का है कि आखिर ये तजर्बा भाई ओहदेदार तो आप हैं पार्टी के, पार्टी के ओहदेदार तो आप हैं, आप मुझ पे इल्जाम ना लगाए ना, फिर मैं बोलूंगा आप नाराज हो जाएंगे।
नहीं, आप उनकी बात करते हैं, आप उनके हक की बात करते हैं, तो मैं आपसे भी, आप तो उनसे मिलते रहते हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि तजर्बाकार टीम जो 45 साल से तजर्बाकारी के पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे कर रही है, आखिर ये इनसे कब हमारी जान छूटेगी? एक दफा मौका दे दें वोट डालने का, फेयर एंड फ्री। आप देखें कि लोग इनको पाकिस्तान से जो 12 अरब रुपए का जहाज खरीदा ना, इसी जहाज में बैठ के ये पाकिस्तान से भागेंगे। आप सर आपने तारिक सुमैर साहब से भी कहा कि आप धड़ल्ले से उनका जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका फेवर करते हैं। सो सर आपसे भी हम ये एक्सपेक्ट, अवाम जो है वो इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, आप भी धड़ल्ले से कुछ ना कुछ अवाम के लिए कर लें। सो सर ऐसे में खबर जो है सामने आती है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं कह लूंगी इसको, क्योंकि वो बहुत बड़ी खुशखबरी जब कहा जाता है कि अवाम को दे दे कि बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है, जून में जो बिजली की कीमतें वो बरकरार रहेंगी, तो ये कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ नहीं होती जिसको बहुत बड़ा खुशखबरी कह के तो अवाम को सुनाया जाता है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और तारिक सुमैर साहब इस वक्त बात करेंगे इस हवाले से कि बानी पीटीआई से आज मुलाकात की फहरिस्त जो है वो जेल हुकाम को अरसाल की गई। और इससे पहले हमने देखा था कि जब सीएम जो केपी हैं सोहेल आफरीदी साहब जब वो आते हैं और कहते हैं कि अगली मरतबा, मतलब उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे यकीन दहानी इस चीज़ पर करवाई गई है कि नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि आज के दिन से पहले बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ, कोई मुलाकात जो है वो भी नहीं हुई। और उसके बाद साथ साथ ये बताते चलो कि बुशरा बीबी जो वो कहते हैं ना कि सियासी बयान बाहर आके नहीं दिए जाएंगे या कोई बयान भी जो है वो बाहर जो बातें हुई हैं आपस में वो बाहर आके नहीं की जाएंगी। सो इस पर रजामंदी जो है वो जाहिर की गई है। सो बुशरा बीबी से जो फैमिली की मुलाकातें हैं वो सुनने में आ रहा है कि दोबारा से करवाई जा सकती हैं, क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया काशा। जो पहला मामला है ना कि अडाला जेल में मुलाकातें नहीं हो रही, एक वक्त था रेगुलर मुलाकातें हो रही थी और अली इमरान साहब जो हैं रेगुलर 8-8 घंटे इमरान खान के कानों में गुफ्तगू किया करते थे और फूंके मारते थे, गुफ्तगू करते थे और इनकी पार्टी के लोग इनसे जेलस, में सरगोशी होती है, फूंक मारना होता है, चलें जो भी कह लें, और इनकी पार्टी के लोग इनसे जेलस हो जाते थे कि हमें तो लिफ्ट नहीं मिलती है अदालत के अंदर, ये अली इमरान को इतना टाइम मिल रहा है। तो मुलाकातें हो रही थी, फिर कुछ माहौल ऐसा बना, कुछ इंटरव्यूज़ हुए आए और कुछ ट्वीट हुए, जिसके बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा। सर आप हमेशा ये कहते हैं, आपको हमेशा कहा जाता है कि हर हुकूमत में ये होता रहे। बात मुकम्मल होने दें, मेरी मुकम्मल होने दें। आपका सवाल, आप मेरा टाइम उसी सवाल में फिर खा जाएंगी। आप मेरा टाइम इनको दे दीजिएगा। टाइम ना खाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद हुकूमत ने ये सख्तियाँ की और मुलाकातें नहीं होने दी बीच में। सलमान सफदर की जो मुलाकात है वो हुई थी और अदालत के हुक्म पर हुई थी। फिर अदालत में उन्होंने रिपोर्ट दी हेल्थ के हवाले से, फिर उन्हें पेम्स 4 मरतबा लाया गया, बुशरा बीबी को भी 2 मरतबा हॉस्पिटल लाया गया, इलाज करा के वापस ले जाया गया। अब इनकी डिमांड है कि जी उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अगर मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो मैं भी ये कहूँगा कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए। मेडिकल बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना है ना, ठीक है, जिसमें अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी शामिल हैं, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के भी डॉक्टर, आप इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है वो, उसके डॉक्टर नईम कुरैशी जो हैं वो शामिल हैं उसमें। तो अगर वो बोर्ड कहता है तो इनको शिफ्ट कर देना चाहिए, मेरी राय में तो कोई इसमें नहीं है। दूसरा, जहाँ तक सोहेल अफरीदी साहब का तल्लक है और महमूद खान चकजई साहब का, पिछले कुछ अरसे से इन पे बहुत तनकीद हो रही थी, पीटीआई के अंदर से बहुत तनकीद हो रही थी। फिर सोहेल अफरीदी ने केपी के अंदर 2-3 जलसे किए, फिर अलीमा खान ने ऐलानात किए और इनको वो क्या कहते हैं तंजिया बयानात दिए इनके बारे में, तो फिर ये जाना शुरू हुए तवील अरसे बाद अडयाला जेल के बाहर। तो आज उनकी अटैम्प्ट है वो अपना बताएंगे हमारे पेशावर से दोस्त कि कितने लोगों को लेकर आए, कितने हज़ार लोग वहाँ से लेकर चले हैं और काफ़िला कितना बड़ा है और कहाँ उसको रोका गया। लेटेस्ट अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो सगीर चौधरी साहब भी डाटा इकट्ठा करें, वो आपको बता देंगे। महमूद खान चकजई पे भी पिछले कई दिनों से जो शफ़ी जान है उन्होंने भी कहा, कई हवाले से तनकीद की अपने इंटरव्यूज़ में, कई और लोगों ने भी तनकीद की और सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग की गई, जिसके बाद कल से जो पार्लियामेंट है यानी नेशनल असम्बली के अंदर बिलखसूस
हार्ड लाइनर्स ने और महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया और एहतजाज किया। कल ख़ुद नारेबाजी करा रहे थे, हालांकि वो मिजाज नहीं है महमूद खान अचकज़ई का। मतलब जगाया उनको, उनको जगाया गया है, उनको खड़ा किया गया है। तो ये यहाँ तक बात है। जुमे को ये जो एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अली इमरान साहब उसको किसी एरिया में जाकर लीड करें ताकि हम इनकी कवरेज करें, और पुलिस आस पास हो तो हम पुलिस से कहेंगे कि बड़ी शरीफ शख्सियत हैं, इनको गिरफ़्तार न किया जाए। सर आपने कहा कोई मसला हुआ तो उनको हॉस्पिटल जो है वो ज़रूर शिफ्ट करना चाहिए, भिजवाना चाहिए। सगीर चौधरी साहब, जब कोई मसला है ही नहीं तो फिर छुप छुपा के रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल क्यों लाया जाता है? और अगर कोई मसला नहीं है तो आप फिर उसके बाद बयानात क्यों देते हैं कि छोटा बहुत मसला है सो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको इंजेक्शन भी लगवा दिया जाता है? सो इसमें ऐसा क्या है? आप ना फैमिली से मुलाकात करने दे रहे हैं, फिर आप खुद ही से बयानात जो है वो दे देते हैं कि सब ओके की रिपोर्ट है, लेकिन फैमिली भी यही कह रही है एक दफ़ा मिलवा दीजिए। हमें नहीं मिलवाते तो ज़ाती मौलजीन तक रसाई जो है वो दे दीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि बानी की आंख जो है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। एक और बात सर करना चाहूंगी, महमूद खान अचकज़ई साहब इससे पहले कह चुके हैं कि बानी की आंख पे सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हालांकि अब वो भी कह रहे हैं कि वाकई मसला जो है वो संगीन है। आकाशा देखें, नून लीग जो है वो सिर्फ ट्रिकबाजी से ना अपने हुकूमत के दिन पूरे कर रही है और इसमें कोई इशू नहीं है। उसको पता है कि अगर बानी पीटीआई को इसी तरीके से कोई ओपनली स्पेस मिलता है, बेशक वो मुलाकातों की सूरत में हो, उनको एक अनजाने का खौफ है और वो खौफ जो है वो उनको इतना सताता है और इतना उनको इस खौफ की वजह से वो जो है वो इस तरह के इकदाम करते हैं कि मुलाकातों में पाबंदी लगाते हैं और रात की तारीकी में उनको पिम्स लेके आ जाते हैं। और ये खौफ ही है कि उस वजह से ये 6 महीने बाद जो है वो एक बयान इनका आता है जब इनको पता चलता है कि कोई पीटीआई की जानिब से मूवमेंट होने वाली है। जिस तरह तारिक उस्मैर साहब ने भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो ख़ुद उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और उनका मिजाज नहीं है, तो उसके बाद एहतजाज का ऐलान भी हुआ। तो अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो पीटीआई है उनसे तो हम मुफाहमत कर सकते हैं, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं और उनसे तो वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हो सकती है। यार 6 महीने बाद एक बयान ही क्यों दिया जाता है? इसमें इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप एक दफ़ा अगर ये चाहते हैं तो आप एक दफ़ा बैठ जाएं इकट्ठे। जब इनको कोई मसला होता है, जब इनको ये समझ आती है कि अब कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट चलने वाली है, तो फ़ौरन ये मुज़ाकरात की तरफ आ जाते हैं। नून लीग का ये बड़ा तरीका वारदात जो है वो पुराना है और फिर इनके जो वज़रा हैं वो आके बयान देते हैं जी हम तो तैयार हैं, आएँ हमारे साथ बैठें, असम्बली में आएँ, हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में आ जाएँ, हम फ़लाँ जगह पे आ जाएँ, स्पीकर के चैम्बर में आ जाएँ, मुलाकात होगी, कमेटी बना देते हैं और उसके बाद चंद दिन का ये शो होता है और उसके बाद फिर उसी तरीके से ही वही किस्सा होता है कि मुलाकात तक नहीं करवाई जाती। सुहेल अफरीदी जो हैं वो सुबह से चले हुए हैं मुलाकात के लिए अपने काफिले के साथ, तो अब इतला मिली है कि 26 नंबर चुंगी पे से अभी वो आगे नहीं बढ़े और 26 नंबर चुंगी से मेरा ख्याल जेल का फासला बहुत ज़्यादा है, तो वो तो मेरा ख्याल रात तक नहीं पहुँचेंगे और वही पहुँचेंगे जो पहले पहुँचते हैं, यानी कि चंद मुकला हैं और उनकी बहनें हैं वही पहुंचेंगी। अच्छा सर, यहीं पे एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। सो इस वक्त चैप्टर रिटायर्ड सफ्तर अवान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि गिलगित की तरक्की की चाबी नवाज शरीफ के पास है, मुस्लिम लीग नून अगले 10 साल तक हुकूमत में रहेगी। कोई कह रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ये इस वक्त कह रहे हैं कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जबकि यही चीज़ें हमने सीएम पंजाब के हवाले से भी सुन रखी हैं। सो अब ऐसे में नवाज शरीफ साहब जो है वो भी मैदान में उतर चुके हैं, क्या कहेंगे? देखें, ये सियासी बयान तो हो सकता है हकीकत नहीं हो लेकिन हकीकत दूर दूर तक इसका कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि चांस के जी वो आइंदा 10 साल तक वह जीबी में उनकी गवर्नमेंट रहेगी और इसी तरह से जो अभी एजेके में इंतखाबात होने वाले हैं ना, तो उसमें भी नून लीग की गवर्नमेंट आ जाएगी। वहाँ पर भी बड़ी रस्साकशी चल रही है, टिकटों पर बड़ा तनाज़ा आज़ाद कश्मीर में भी शुरू हुआ है। नून लीग की जानिब से जो है वो टिकटें नहीं दी जा रही हैं उन लोगों को जो अहल हैं। इसी तरीके से जो इनकी आगे गवर्नमेंट के दिन हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये गवर्नेंस कर रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, महंगाई का पता ही नहीं है और आम आदमी जो है वो बेचारा पिस रहा है, तो ये कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं हो रही, गुड गवर्नेंस तो है नहीं। तो इसकी कहीं ना कहीं पे मॉनिटरिंग हो रही है और इनको मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि आपकी तरफ से
जो एक तवक्का की जा रही थी और आप उससे पूरा नहीं उतर रहे। आप तो बात कर रहे हैं 10 साल गवर्नमेंट की, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इन 3 सालों में क्या डिलीवर किया है। एग्जैक्टली आप सिर्फ इसका हम हिसाब पिछले सालों की बात नहीं करते, हम 3 सालों की बात करते हैं। आगे जो आने वाला वक्त है उसमें तो पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप रहेंगे इधर होंगे कि मुल्क से बाहर होंगे, ये तो कोई पता नहीं। आपका मुकद्दर जो है 5 साल बाद चक्कर खाता और आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपका इस पे पॉइंट आ आप जो है मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ जवाब देते हैं कि इतनी महंगाई और बेरोजगारी क्यों है। चले सरदार फिजाज साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। नदीम अफजल चंद साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें गवर्नर केपी जो है और सीएम केपी जो है वो बात करते हैं कुछ गंदम के हवाले से कि सही से डिलीवर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं जो विफाक है। वो कह रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं, आप क्यों केपी के लिए गंदू पर पाबंदी लगाते हैं? कल अगर केपी ने बिजली आपकी बंद कर दी तो आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस पे सर? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। देखें, जिस टाइम पे अली अमीन गंडापुर के वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, उस टाइम वो उन्होंने काफी इस तरीके के स्टंट भी दिखाए थे और इस तरीके की उन्होंने बातें भी की थी। ये एक नामुमकिन सी चीज है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बिजली बंद कर दे। ये वैसे ही बयानात की हद तक तो ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन अमली तौर पर इसको करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी अगर हम इन तमाम चीजों के अलावा ये जो अभी बात चल रही है सुहेल अफरीदी की कि वो अडियाला की तरफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हुए हैं, पेशावर से वो रवाना हुए हैं और रास्ते में उनकी काफी ज्यादा रुकावटें भी लगाई गई हैं। 410 के उनके साथ काफिला मिला, स्वाबी से मिला और अभी 26 नंबर पे वो बैठे हुए हैं, सगीर चौधरी साहब ने कहा, और रात तक बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रास्ते में खड़े किए हुए हैं, रुकावटें लगाई हुई हैं। तो क्या इस पूरी गवर्नमेंट का जो वफाक की तमाम मशीनरी है उनका तमाम सबसे बड़ा मसला जो है वो अडियाला जेल रह गया है और सुहेल अफरीदी को रोकना रह गया है? क्या इस मुल्क में तमाम मसाइल जो हैं वो खत्म हो गए हैं? क्या इस मुल्क में गुर्बत खत्म हो गई है? क्या मईशत के मसाइल खत्म हो गए हैं? क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं? क्या भारत के साथ हमारी दुश्मनी जो है वो खत्म हो चुकी है? क्या इन तमाम चीजों की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं है? गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो तमाम तर मरकूज है वो अडियाला जेल पे। आपने मीडिया पे उसे नहीं बताना, आपने सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगानी है, आपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स बनाने हैं और उस पे जो है ये बताना है कि सुहेल अफरीदी के साथ 300 बंदा भी जो है वो शामिल नहीं है इस काफिले में। इतनी देखें, वो बड़ी तादाद तो सुहेल अफरीदी अपने साथ लेकर भी नहीं निकला और ना उसने किसी आप कबायली अजला के लोगों को कहा कि आप लोग निकलें, या उसने केपी के आवाम को भी नहीं कहा। उसने चंद काबीना के अरकान को कहा था कि आपने 100 बंदा जो है वो साथ लेके आना है। तो उससे क्या होगा? ये लोग जा रहे थे, एक अलामती इनका ये एहतजाज है और ये अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराने जा रहे थे। पिछले मंगल को जो है सुहेल अफरीदी ने आज की डेडलाइन दी थी कि आज जो है कोई नतीजा निकलेगा और उनकी बैकडोर जो है कुछ मुज़ाकरात या कुछ बातें भी जो है वो चल रही थी। तो उनको यकीन दहानी भी कुछ इस तरीके की कराई गई थी, जिसमें आज भी जो है वो 6 नाम जो है वो दिए गए थे। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, चंगेज खान काकड़, इंतजार पंचोता, अली जमान और अली एजाज, इनके नाम भी जो है वो दिए गए थे। फिर इसके अलावा सुहेल अफरीदी जो है वो वजीर आजम को उन्होंने खत भी लिखे हैं कि जेल मैनुअल के ये चीज़ें खिलाफ हैं। अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हकूक की फराहमी में रुकावटें जो हैं वो तशवीशनाक हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि किसी भी कैदी को इंसानी हमदर्दी और कानून के तहत जो है वो मिलाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की क्यों प्रायोरिटी बन गई है कि एक जेल में एक साबिक वजीर आजम कैद है और उसके ना फैमिली मेंबर्स को मिलाया जा रहा है, ना उनके मालिज को मिलाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं वो समझ से बाहर हैं। और फिर इस किस्म के जो बयानात तहरीक इंसाफ वाले दे देते हैं कि बिजली बंद कर दी जाएगी, गैस बंद कर दी जाएगी, संजीदा बयानात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को देने चाहिए। इस किस्म के बयानात जो हैं वो बचकाना बयानात जो हैं वो लगते हैं। और आज जब ये तमाम मामला जो है ये अडियाला के बाहर काफी लोग जो हैं वो जमा हैं, तो इसमें तकलीफ जो है वो किसको हो रही है? इस्लामाबाद, पिंडी के जो रहने वाले हैं, जो लोग अपने कारोबार को जा रहे हैं, जो लोग अपने दफातर को जा रहे हैं या वापसी में आ रहे हैं, रोड बंद, तकलीफ जो है आप लोग पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम को दे रहे हैं। तो करने क्या जा रहे हैं? आप उनको छोड़ दें, जाएं, वो अडियाला के बाहर बैठते हैं, अडियाला के बाहर उनको बैठने दें। वो अपना एक अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उनको एहतजाज रिकॉर्ड करने दें। आप लोगों ने रास्ते में रुकावटें खड़ी की हुई हैं,
वो जाके वहां पे क्या कर लेंगे? मतलब एक वैसे ही एक मतलब सवाल आप ही कहना बनता चाह है रहे ना हैं कि कोई मतलब इतने सारे लोगों का हजूम जो है इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है, 2-4 लोग जाएं तो जो आपने करना है वो करके आप वापस आ जाए। नहीं, लोग वहां पे जाएं, लेकिन हुकूमत की ये जो रुकावटें हैं इसकी समझ नहीं आती। वो लोग आके वहां पे इससे पहले भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं, पूरी रात भी वो बैठे रहे हैं। तो क्या हो गया? उन्होंने कोई जेल तो नहीं तोड़ी, ना कोई उन्होंने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की है। पुरअमन चले सर, आपने तस्दीक कर दी हमारी, बहुत शुक्रिया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। बहुत शुक्रिया फैजान साहब। अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर पूरी बात आपने सुनी है कि इस वक्त क्या कहा है फैजान साहब ने। उसके साथ साथ जो काम ओपोजिशन लीडर को पहले कर लेना चाहिए था सर, वो अब करने की बात कर रहे हैं। जुमा को जिस तरीके से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान जो है वो किया गया है, आपको बताते चलूँ कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई और 18 घंटे की जो लॉड शेडिंग है उसके खिलाफ एक मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान जो है वो किया गया है। क्या सर इस मरतबा आप लोगों से हो पाएगा, क्या कहेंगे? देखें, आपने अपोजिशन की बात की, मैंने बारहा ये कहा कि अपोजिशन कॉल देने के लिए तैयार है। आज हम अलामती तौर पर अडयाला जेल के बारे मैं उसी तरफ आऊंगा, जरा सुन लीजिएगा 2 मिनट सब्र से। देखें, आज हमारा चीफ मिनिस्टर 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा पेशावर से आया और उसको 26 नंबर से अडयाला जेल जाने की इजाजत नहीं। क्यों? कि कोई इलाका गैर है क्या? वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? उसको वहां जाने की एहतजाज करने की इजाजत नहीं है? वो पेशावर से चला काफिला लेकर और 26 नवंबर तक किसी एक गमला नहीं टूटा। तो अगर उसको पुरअमन तौर पर इजाजत दी जाए तो क्या वो जेल तोड़ने जा रहा है? क्या वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जेल तोड़कर मुलाकात की बात कर रहा है? वो ये कह रहा है कि हर ट्यूसडे वाले दिन हमें इजाजत, जब कोर्ट ने दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? हमारा कानूनी और जमहूरी हक है। उसके बाद हम बात करते हैं एहतजाज की। मोहतरमा देखें, जिस चीफ मिनिस्टर को 26 नंबर पर आपने रोका हुआ है, उस मुल्क में एक आम आदमी को और पीटीआई के वर्कर को कानून के मुताबिक एहतजाज करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? इसलिए नहीं दी जाती कि जब आपके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं होता, आप जेली फॉर्म 47 पर इलेक्ट होकर आते हैं, तो आपको डर होता है कि जिस दिन अवाम का समुद्र बाहर आएगा और इस जेली हुकूमत को भागकर ले जाएगा। आप मुझे ये बताएं, इस मुल्क के अंदर कौन सा पिछले 4 सालों में ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करें? इनको पता है कि लोगों के अंदर इनके खिलाफ भरपूर नफरत भरी हुई है। लोग इस वक्त तंग है। लोग बिजली से, आपकी वर्ल्ड बैंक की आज की रिपोर्ट 3 दिन पहले जो रिपोर्ट आया हुई है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि पाकिस्तान की 50% आवाम इस वक्त खतरा गुर्बत से नीचे चली गई है। कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। 100 से ज्यादा आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं और कुछ जा रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या फाइनेंशियल ग्रोथ के बगैर कभी किसी मुल्क का कोई जो माशी ढांचा है वो खड़ा हो सकता है? तो सोचने की बात उनके लिए है जो बैठे हैं और जिन्होंने इनको बिठाया है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ कि खुदारा अगर आपको इस 25 करोड़ अवाम का कुछ थोड़ा सा सोच ले कि आज अवाम किस हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कोई तो 12 करोड़ के जहाज में सर वो नहीं सोच रहे तो आप ही सोच लें। हम तो सोच रहे हैं। आपके सामने मिसाल अभी दी है कि एक पुरअमन शख्स चीफ मिनिस्टर केपी के 26 नंबर पर आपने एक एसएचओ ने रोककर वहां पे कंटेनर लगाए हुए हैं, उसको आगे नहीं जाने देता। तो एक आम आदमी कैसे बाहर निकले? एक आम वर्कर कैसे बाहर निकले जिसके घर में 4 बच्चे हैं और बीवी है और उसकी माँ बाप बूढ़े वहां पर बैठे हुए हैं? तो वो कैसे बाहर? सर फिर जुमे को आप लोग कैसे बाहर आएंगे? सर जुमे को आप लोग कैसे बाहर आएंगे? हम देखिए, हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे। हम अपने कारकुनों को कहेंगे, अवाम को कहेंगे वो निकलें। लेकिन अगर ये फस्तायत है, हम कोशिश कर सकते हैं। हम कोई गुरीला वार नहीं लड़ रहे। हम कोई ऐसा क्लाशर का बरदार लोग नहीं है, पुरअमन लोग हैं। और रिहाई फोर्स भी साथ लेके आएंगे जुमे वाले दिन सर? जी सर, रिहाई फोर्स जो है वो जुमे वाले दिन आएगी साथ? और सर रिहाई फोर्स को छोड़े, उसका वजूद खत्म हो गया। रिहाई फोर्स खत्म होगी, बनी नहीं है। नहीं वो चले सर, आपका पॉइंट आ चुका है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है अली इमरान साहब, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसके अलावा बात होगी कि इस वक्त जानिब से किस किस्म की नए बयान जो है वो हमारे सामने आए हैं, अमेरिका उनको किस नज़र से ले रहा है और अमेरिका कौन से बयान जो वो दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त करना क्या चाह रहे हैं? जंग की बड़ी सख्त किस्म की धमकी जो है वो उनकी जानिब से दी गई है। सो बात होगी इस पर। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको नाजरीन खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त आपको बताते चलें कि ट्रंप का सऊदीया, कतर और यूएई की दरखास्त पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। और कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के कहने पे मैं हमला जो है मौखर कर रहा हूँ, जंगबंदी हो चुकी है, हालात जो है वो सही हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इस तरह के बयान देते तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप इस तरह के सख्त किस्म के बयान देंगे तो दूसरी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं आएगा? क्या कहेंगे तारिक सुमैर साहब? बहुत शुक्रिया काशा। कल आपने कल ही के प्रोग्राम में मुझसे पूछा था कि ट्रंप साहब ने ये कहा है, तो मैंने कहा अगले बयान का इंतज़ार करें। तो रात 12:30 बजे के करीब उनका लेटेस्ट बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 3 ममालिक ने रिक्वेस्ट की और मैं हमला नहीं कर रहा। वैसे उनका आज हमले का पूरा प्लान बनाया हुआ था। इसराइल के अंदर भी उन्होंने जदीद असला मज़ीद पहुँचाया है, तैयारे पहुँचाए हैं। तो ये ख़तरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। कुछ यूएई ने शिकवा किया है, सऊदी अरब में से भी शिकवा आया कि जी ईरान ने मिसाइल फायर किए हैं और वहाँ ख़तरनाक हमले हुए हैं। तो ये दो तरफा बयानात भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी तेहरान में गए हैं और उन्होंने भी कोशिश की है। तो कोशिश हर तरफ से हो रही है और अब लचक नहीं दिखाई जा रही, ना अमेरिका की तरफ से पूरी मुकम्मल लचक आ रही है, ना तेहरान की तरफ से आ रही है। दोनों तरफ से मसाइल हैं और इन दोनों ममालिक को चाहिए कि लचक दिखाएं और एक विन विन सिचुएशन जो होती है ना दोनों के लिए, उस तरह का माहौल बने और मुज़ाकरात का सेकंड राउंड हो। कल रात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कतर के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी और जो एलामिया जारी हुआ पीएम हाउस से, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसमें कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उस हवाले से कुछ मगरबी मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की है, गलत तासर देने की कोशिश की है। उस पर भी यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं कई दहाइयों से बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं। हर मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का हमने साथ दिया है। तो अगर सऊदी अरब पे कोई मुश्किल आती है, कोई शरारत करता है कोई भी, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। ये वाज़ेह है हमारा। पहले एग्रीमेंट से पहले भी हम साथ खड़े होते थे, अब तो एग्रीमेंट है। और इस हवाले से अब मैं 48 घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं कि 48 घंटों में अगर ये मायदे की तरफ ना बढ़े तो फिर मुझे जंग का दोबारा ख़तरा लग रहा है और ऐसा ख़तरनाक दोबारा जंग होगी कि पता नहीं क्या बनेगा। अभी 48 घंटे की डेडलाइन। सगई चौधरी साहब, क्या ये सिर्फ बयानात है या वाकई कुछ बड़ा जो है वो होने जा रहा है? और ट्रंप जो है, देखिए सगई चौधरी साहब, इससे पहले हम बारहा बात कर चुके हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये इसराइल की और ईरान की जंग है। सो अमेरिका जो है अब जिस तरीके से इस जंग में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर रहा है, इसको आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, अमेरिका तो पूरी तरह से जंग में इन्वॉल्व है और अमेरिका जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब तशरीफ़ ले गए थे चाइना, और चाइना के दौरे पर जो है वो उनको बड़ी मायूसी हुई कि उनको जो तवक्कुआत थी और वो बड़े दावे कर रहे थे, वो तो चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स निकली हैं और जाते वो अपने वो चीज़ें और तहफ़ वगैरह भी वहीं पे छोड़ के आ गए। इतना उनको खौफ था कि कहीं हमारी जासूसी ना हो जाए। दूसरी बात, जो ट्रंप के बयान है, रात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को जो एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान को अब कोई रायत देने के लिए हम तैयार नहीं हैं और जल्द क्या होने वाला है ईरान को बखूबी इल्म है। और उन्होंने कहा कि इस बार जो हमला होगा वो पहले से ज़्यादा तकलीफ़ देह होगा ईरान के लिए। और पहली बार तो पाकिस्तान और के कहने पे उन्होंने जंगबंदी रोकी थी, एक बड़ा हमला जो है वो रोका था। और उसके बाद अब जो 3 ममालिक हैं, सऊदी अरब और कतर और यूएई के जो अमीर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की उनकी। अब दोनों तरफ से तो उनसे रिक्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका जंग ज़रूर करेगा एक दफ़ा। और दूसरी बात यह है कि ये जंग तवील भी होगी और अमेरिका जिस तरीके से पूरी तैयारी कर रहा है, जिस तैयारी से वो इधर खित्ते में आके बैठ गया है और अपना जो असला बरूद है वो उसने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है इजराइल, तो लगता नहीं है कि अमेरिका इतनी जल्दी इस खित्ते से निकलेगा या ईरान से जो है वो जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसमें जंग के ख़तरात ज़्यादा लग रहे हैं और अमन के जो है वो बहुत कम है। लेकिन चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने अभी कोशिश की है कि उन्होंने एक दिन और बढ़ाया अपना दौरे का, कोशिश पूरी चल रही है सालसों की तरफ से और जो दीगर ममालिक हैं कि इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि जंग किसी के मुफाद में नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। जी चलें सर, इस पे आपका पॉइंट आ गया। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, ट्रंप की जो रेड लाइन है वो जौहरी प्रोग्राम है। सो अगर ट्रंप अपनी इस रेड लाइन पर अड़े रहे तो क्या आप समझते हैं कि खित्ता नागुज़ीर तौर पर एक बहुत बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा? जी, इसमें कोई शक नहीं काशा के अगर, लेकिन मैं काशा एक आपको बात बताऊं, इस वक्त सिर्फ ये गीदड़ बपकियां अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की जो हालत है ना,
बड़ी कमजोर है। तो अमेरिका ने इन द्वार के अंदर जब से ये जंग का आगाज हुआ, उसने अपने तमाम नेटो अलाइज और वो बड़े बड़े अलाइज जो इसके साथ अलाइन करते थे और हमेशा अमेरिका को एक फाइनेंशियल और एक जो जंग के लिए सपोर्ट हुआ करती थी, मुहैया करते थे, उन सबको नाराज कर लिया। इस वक्त आइसोलेशन में है अमेरिका और ये उसकी मायूसी है कि वो बार बार जंग का ऐलान कर रहा है और उसके बाद उससे पीछे हो रहा है। देखिए, आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि जितना प्रेशर इस वक्त चाइना और यूरोप का है अमेरिका के ऊपर जंग ना करने पर, उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका लड़ाई के काबिल नहीं है। और अभी अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो चाइना के दौरे पे थे, जब वो अपने दौरे से डोनाल्ड ट्रंप वापस गए और इस वक्त अब शेड्यूल है रूस के सदर का दौरा, तो वहां पर यही बातें बैठकर होंगी बिटवीन चाइनीज और रशियन जो प्रेसिडेंट है उसके कि किस तरीके से हम इस जंग को फौरी तौर पर खत्म करवाएं, कि जिस तरह की हालत बन रही है फाइनेंशियली पूरी दुनिया में और अमेरिका के इवन अंदर भी इस वक्त $6 का जो गैलन तेल है, और पाकिस्तान इस खिते से मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो जिस बुरे तरीके से बढ़ रही है, वो मैं नहीं समझता कि इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अमेरिका इस पोजीशन में होगा कि वो किसी किस्म का हमला करे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह तारिक सुमैर साहब ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक और बयान दागेगा, फिर वो एक और बयान दागेगा। वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने बयानात देकर सारे किसी तरीके से इरानियन को टेबल पर लेकर आए और उस टेबल के ऊपर जो है लाकर वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी और अमेरिका सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार गीदड़ बबकियां लगा रहा है। सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। जी फैजान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने भी बात कही है कि इस वक्त लचक जो है वो दोनों जानिब से नहीं दिखाई जा रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि अमेरिकी धमकियों को मुस्तरद उन्होंने किया और इसके साथ ये कह रहे हैं कि ईरान धौंस के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। हालांकि दूसरी जानिब से यानी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत साफ किस्म के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मिस्टर आकाशा। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बदएतमादी है वो 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से जारी है। फिर उसके बाद ईरान में जो अमेरिकी सफारतकारों को यरगमाल बनाया था, तब से लेके अब तक इनकी बदएतमादी की जो फिजा है वो खत्म नहीं हुई। इस टाइम पे अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि जो जोहरी मुज़ाकरात हैं वो पहले हों, ताकि बहरी नाकाबंदी जो है वो बतौर इस्तेमाल दबाव के तौर पर इस्तेमाल की जाए। और जबकि ईरान जो है वो इस टाइम पे ये चाहता है कि पहले अपना होम्स का मसला जो है वो हल हो। ये तरतीब का जो इस टाइम पे जो चल रहा है दोनों के दरमियान, ये तरतीब का एक तनाज़ा चल रहा है। तो ये तमाम तनाज़ा जो है वो इस टाइम पे इस तमाम दुनिया को तो अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन अमेरिका को उसने अपनी लपेट में लिया है। अमेरिकी जो आम सारिफ है उस पर जंग के बायस जो है ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस $37 अरब का बोझ जो है वो पड़ा है, यानी फी घराना $284 इजाफी खर्च हो रहा है उनका। तो इसका जो दबाव है, जैसा कि पिछले दिनों देखा भी था कि अमेरिका में जो मुजाहरा हुआ था, लाखों लोग जो है वो बाहर निकले थे। तो ये तमाम चीजें भी जो है वो ट्रंप देख रहा है कि अगर दोबारा वो जंग की तरफ जाता है, जैसे कि रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका एक मरतबा फिर जो है वो जंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसमें खारिज जजीरे पर कब्जा और जोहरी मवाद निकालने के लिए कमांडोज को भेजना। मुझे ये लगता है कि अगर अमेरिका दोबारा जंग की तरफ गया तो यह अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती होगी। आखिरी जो हमने अमेरिका का कब्जा देखा था वो अफगानिस्तान में अमेरिका के फौजी जो है वो हमने देखे थे, और फिर हमने देखा था, तमाम दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से उनके फौजी जो है वो भागे थे। तो यही तमाम चीजें जो हैं अब दोबारा अमेरिका ये गलती करने जा रहा है, और अगर ईरान में उसने अपने फौजी उतारे तो वही चीजें जो हैं हमें दोबारा भी देखने में आएंगी जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से निकला था। तो ये तमाम चीजें अभी अगर हम देखें तो अमेरिका के सदर जो है वो बार बार बयान देते हैं, लेकिन जब दूसरी जानिब से ईरान की जानिब से भी जो है वो कमजोर बयान जो है वो सामने नहीं आते, और वो ईरान की जानिब से बहुत मजबूत किस्म के बयान आते हैं, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि पूरी कौम जो है वो मुतहिद है, और हम पूरी कौम जो है उसकी जानिब से अभी जैसा कि उनके सदर ने भी बयान दिया था कि हम किसी से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में सर
रूस का जो दो टोक मौकिफ है वो भी साफ है, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी का पूरा हक हासिल है और कोई उससे ये हक नहीं छीन सकता। बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, तारिक जुबैर साहब, सगीर चौधरी साहब, सरदार फिजान, डॉक्टर अली इमरान, आप सभी ने हमारा साथ दिया। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।